मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्कूल सॉल्यूशन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरा यह चैनल शैक्षणिक विषयों पर आधारित चैनल है, जिसके माध्यम से मैं आप सभी को कक्षा 10वीं में चलने वाले इतिहास की पाठ्य पुस्तक इस वीडियो से पढ़ाऊँगा। आप सभी जानते हैं कि NCERT की बुक जो समकालीन भारत व विश्व भाग 2 के नाम से है, आपके क्लास में चलाई जाती है। साथ ही साथ विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षार्थियों के लिए भी यह वीडियो सहायक सिद्ध होगा। तो आइए शुरू करते हैं इतिहास की पुस्तक के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय को। तो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक बात कहनी है और मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले ताकि उनको कंटिन्यूअस वीडियो मिल सके। साथ ही साथ आप सभी से यह भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो आइए अब प्रारंभ करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय चैप्टर को। सन 1848 में एक फ्रेंच कलाकार फ्रेडरिक सारियू ने 4 चित्रों की एक सीरीज बनाई थी। इनमें उसने सपनों का संसार रचा, एक ऐसा संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। मतलब एक ऐसे संसार की उसने कल्पना की थी, एक ऐसा ख्वाब देखा था जो जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हो। तो इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं यूरोप और अमेरिका के लोगों को। और साथ ही साथ क्या है कि ये सभी लोग, सभी उम्र के लोग, सामाजिक वर्गों के लोग, चाहे वो किसी भी समाज के हों, किसी भी उम्र के हों, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सभी लोग एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदन करते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ आप देख रहे हो कि एक स्टैचू लगा हुआ है, एक मूर्ति लगी हुई है जिसको वहाँ के लोग स्वतंत्रता की प्रतिमा कहते हैं, एक प्रतीक मानते हैं, अपने देश को स्वतंत्र कराने का एक जरिया है ना। जैसे कि हम लोग अपने देश को भी मानते हैं भारत माता, उसी तरह से वहाँ के लोग भी अपने देश को एक महिला का रूप दिए हुए हैं, मतलब स्वतंत्रता के लिए। आपको याद होगा कि फ्रेंच क्रांति के दौरान जब आपने क्लास 9th में पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति, तो आप सभी को स्मरण होगा कि जो भी कलाकार थे वो स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। महिला का रूप प्रदान करना यानी कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग भी अपने भारत को भारत माता के रूप में पूजते हैं, वो भी एक महिला के रूप में ही पूजते हैं, एक देवी के रूप में पूजते हैं। तो यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मसाल को पहचान सकते हैं जो उसके हाथ में है, और दूसरे में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र। आइए मैं आपको उस चित्र में दिखाता हूँ कि ज्ञानोदय का मसाल कौन सा है। मूर्ति के बाएं हाथ में आप देख सकते हो कि ज्ञानोदय का मसाल है, और इसके बाद दाहिने हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र, यानी कि जो मनुष्य को जितना संवैधानिक अधिकार मिलना चाहिए उसका घोषणा पत्र। जैसे वो घोषणा करने वाली है कि कौन सा अधिकार मनुष्यों को मिलना चाहिए, कौन कौन से अधिकार का वो हकदार है। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। तो जहां निरंकुशता होगी उनका तो खात्मा होना ही है। यूरोप में बहुत ज़्यादा निरंकुश शासकों की भरमार हो गई थी और उनकी निरंकुशता को
समाप्त करने के लिए लोगों ने क्रांति कर डाली थी। और उसके देखिए आप देख सकते हैं ध्वस्त बिखरे पड़े हुए हैं उनके महलों के, उनके अवशेषों के। सारियू के कल्पनादर्श यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। मतलब सारियू ने, जो चित्रकार ने जो कल्पना किया है, कल्पनादर्श किया है। कल्पनादर्श मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नए शब्द में दिया हुआ कि कल्पनादर्श से आप क्या समझते हैं। तो एक ऐसे समाज की कल्पना, एक ऐसे समाज की हम कल्पना करते हैं जो इतना आइडियल है, इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग इम्पॉसिबल लगता है। मतलब एक ऐसा ख्वाब हम देखते हैं, एक ऐसे आदर्श समाज की हम कल्पना करते हैं, वैसा शायद ही हो पाए। इसीलिए कहा गया है कि यह असंभव लगता है। तो सारियू ने अपने चित्र में इस तरह से बनाया हुआ था। तो दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं और जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। यानी कि उनके जो कपड़े हैं, कपड़ों से आप उनकी राष्ट्रीयता को पहचान सकते हैं, उनके पोशाक से राष्ट्रीयता का पता चलता है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे, है ना। तो उसमें आप देख रहे हो कि स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का वो नेतृत्व कर रहे हैं, लीडिंग कर रहे हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड। और वो तब तक वो राष्ट्र राज्य बन चुके थे। जो राष्ट्र राज्य बनने के लिए ये सारे देश उस होड़ में लगे हुए थे। तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र राज्य बन चुका था, वो नेतृत्व कर रहा था, वो आगे आगे जा रहे थे और पीछे पीछे वो सारे यूरोपियन कंट्री पीछे पीछे आ रहे थे। फ्रांस, जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा है ना। आप फ्रांस का जो क्रांतिकारी तिरंगा है उसको आप पहचान सकते हैं। प्रतिमा के पास अभी अभी तुरंत वो पहुंचा हुआ है। और इसके साथ साथ क्या है कि उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हुए हैं। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगा कि काला, लाल और सुनहरा झंडा आप देख सकते हो। दो झंडे दिख रहे हैं, काला, लाल, सुनहरा झंडा, सामने मूर्ति के जस्ट दाहिने साइड में। और फ्रांस के लोग आपको भी दिख सकते हैं यहाँ बाएं साइड में, इसके जस्ट बाएं साइड में। तो जर्मनी के लोग हैं। वह दिलचस्प है कि जिस समय सारियू ने यह छवि निर्मित की, यह पिक्चर बनाया, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा अभी नहीं बने थे। जो झंडा वे थामे हुए हैं वह 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। तो उदारवादी उम्मीद क्या हो सकता है, ये आपको समय समय के हिसाब से इसके अर्थ भी बदलते रहते हैं। जैसे हमारे देश में उदारवादी कहने का मतलब ये था कि जो अहिंसात्मक तरीके से अपने देश को आज़ाद कराना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे उदारवादी का अर्थ कुछ डिफरेंट है, कुछ अलग है। जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। यानी कि उदारवादी उम्मीदें ये थी कि वे ये चाहते थे कि जितने भी जर्मन भाषी रियासत है वो प्रजातांत्रिक संविधान के अनुसार एक राष्ट्र राज्य बन जाए। मतलब एक राष्ट्र बन जाए, जो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था वो एक राष्ट्र बन जाए। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग भी कतार में खड़े हैं। ऊपर में आप देख सकते हैं कि स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पे अपनी नज़रें जमाए हुए हैं। क्या बात है। आप इस पिक्चर में एक बार फिर से देख लीजिए कि ऊपर से स्वर्ग के देवता
भगवान यीशु भी हैं और भी फरिश्ते हैं जो लगातार नज़र जमाए हुए हैं, लगातार दृष्टि लगाए हुए हैं इन लोगों के ऊपर, इन लोगों की गतिविधियों पर कि ये क्या कर रहे हैं, है ना। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। तो चित्रकार ने ऐसा ही चित्र इसलिए बनाया है क्योंकि उसने इस चित्र के माध्यम से भाईचारे का संदेश देना चाहा है दुनिया के राष्ट्रों के बीच में कि सभी लोग एक भाई हैं, सभी अलग अलग नहीं हैं। इस अध्याय में ऐसे कई विषयों को मैं उठाऊंगा या उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियू ने चित्र 1 में की थी। क्या क्या सारियू ने कल्पना किया था, कौन कौन सी उसकी अभिव्यक्ति थी, इन सारे चीज़ों को इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। यानी कि इसके पहले जो यूरोप था वो एकदम मतलब बीमारों वाली स्थिति थी। यूरोप के लोग चैन से नहीं रहते थे, उनके स्वतंत्रता का हनन हो गया था। लेकिन जैसे ही राष्ट्रवाद वाली भावना उत्पन्न होती है तो वो एक ऐसी शक्ति बनकर उभरती है जिसने पूरे यूरोप में परिवर्तन ला दिया। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। तो पहले जो स्थिति थी यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य यानी कि राजशाही वाला तंत्र चलता था, वंशीय तंत्र चलता था। और उस स्थान पर क्या हुआ कि यूरोप में राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। यानी कि जो जितने भी पावर्स थे, जितनी भी शक्ति थी वो केंद्रित थी यूरोप में। लोग कुछ भी नहीं कर सकते थे। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। यानी कि लोगों के अंदर में एक ऐसा था, यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। काफ़ी लंबे समय से यूरोप में ये सारी गतिविधियां चल रही थी, ये सारे विचार विकसित हो रहे थे। किंतु राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भावना थी। लेकिन ये था कि राष्ट्र राज्य जब बना, यूरोप में लोगों ने ख्वाब देखा कि राष्ट्र राज्य होना चाहिए, तो उसमें केवल शासकों ही नहीं बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में भी एक पहचान का भाव उभरा और साझा इतिहास या विरासत की भावना जगी। साझेपन की ये भावना अनंत काल से नहीं थी, मतलब शुरू से नहीं थी। साझे काल में लोग मतलब जो वहाँ के जो राजतंत्र वाली व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के अंतर्गत लोगों को कोई भी अधिकार नहीं दिया गया था। यह संघर्ष और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुआ था। तो ये क्रांति जो हुई थी, संघर्ष जो हुआ था, ये ऐसा नहीं था कि कोई बड़े बड़े लोगों ने किया था। इसमें नेताओं तथा आम लोगों की सहभागिता थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए। तो इस अध्याय को पढ़ने के बाद आपको ये पता चलेगा कि 19वीं सदी में यूरोप में किस प्रकार राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद का उदय हुआ। आइए एक बार हम लोग इन सब शब्दों को भी जान लेते हैं जो इसमें दिया हुआ है।
निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है, यानी कि कोई लगाम नहीं होता है। एक ऐसी सरकार जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का लगाम नहीं है। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। इतिहास में जब भी आप पढ़िएगा तो इस प्रकार के सरकार को हम निरंकुश सरकार कहते हैं, जो अत्यंत केंद्रीकृत रहता है, सैन्य बल पर आधारित रहता है और यह दमनकारी नीतियों को भी अपनाता है, लोगों का दमन करता है सेना के बल पर। इसके बाद कल्पना दर्श को मैंने बता ही दिया है कि एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आइडियल हो सकता है, इतना आइडियल है कि उसका लगभग साकार होना बिल्कुल असंभव लगता है। इसके बाद वाला जो इसमें टॉपिक दिया हुआ है, अर्नस्ट रेनन, राष्ट्र क्या है? तो फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया, मतलब अपने शब्दों में प्रस्तुत किया कि राष्ट्र क्या है। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छापा गया। जो उन्होंने व्याख्या किया राष्ट्र की, उसको एक निबंध में छाप दिया गया और उसका शीर्षक दिया गया ट्विस्ट CEQUNE नेशन, यानी कि राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। यानी कि रेनन के हिसाब से अन्य लोगों ने जो ये परिभाषा दी है राष्ट्र की कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, उसको यह रेनन नहीं मानता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यानी कि एक राष्ट्र का जब निर्माण होता है तो उसके लिए लंबा प्रयास किया जाता है, त्याग किया जाता है और लोगों की निष्ठा होती है, तो वो उसका एक चरम बिंदु होता है। यानी कि प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु, तब जाकर राष्ट्र का निर्माण होता है। शौर्य, वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। ये बात सही है कि अपने देश की जो शौर्य वीरता होती है, शौर्य वीरता वाली जो अतीत होती है, यानी कि उस देश का जो इतिहास होता है, महान महान व्यक्तियों का नाम होता है, तो ये सब क्या है कि यह उस राष्ट्र की सामाजिक पूंजी होती है जिस पर क्या किया जाता है कि राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, हाथ मिलकर काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, यह सब ज़रूरी शर्तें हैं। यानी कि लोगों का एक समूह बनाना, एक जन समूह बनाना, तो उसके लिए ये बहुत ही ज़रूरी शर्तें होती हैं जो मैंने अभी आपको बताया। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। यानी कि राष्ट्र को एक और शब्द में हम डिफाइन कर सकते हैं कि राष्ट्र क्या है, तो राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। ये सब राष्ट्र का डिफिनेशन ही है। प्रांत उसके निवासी हैं, यानी कि जैसे कि हमारे देश में बहुत सारे प्रांत हैं, तो वहाँ प्रांत क्या है, उस राष्ट्र में रहने वाले निवासी कहा गया है। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वो निवासी ही है। यानी कि सलाह अगर देना है तो वो हम जनता ही देते हैं। राष्ट्र को किस प्रकार चलाना है, कैसे चलाना है, ये आम लोगों के सलाह से, आम लोगों की सोच से ही होता है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। जैसा कि आप देखे हो कि बहुत सारे इतिहास में आप पढ़े होंगे, इतिहास में कि हमेशा ही शक्तिशाली देशों के द्वारा कमज़ोर राष्ट्रों पर शासन स्थापित किया जाता है और वो उस देश को अपना उपनिवेश बना देते थे। तो राष्ट्र के लिए ये सही परिभाषा नहीं है।
राष्ट्र के वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्र की ये दिलचस्पी उसमें नहीं होती है कि वहाँ के लोगों के खिलाफ हम उसके ऊपर कब्जा जमा लें, उसके ऊपर शासन करने लगे, बल्कि राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। हम दूसरे से अपनी पहचान को नहीं बना सकते हैं, उसको एक न एक दिन धराशायी होना ही है। जैसे ब्रिटेन आया था इंडिया में, तो इंडिया में आने के बाद वो सोचा था कि इंडिया को हम अपना बना लेंगे, लेकिन इंडिया से फिर आखिरकार उसको यहाँ से जाना ही पड़ा। यानी कि उसकी जो पहचान थी वो केवल ब्रिटेन से हो सकती थी, इंडिया से नहीं हो सकती थी। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। यानी कि किसी देश में अगर एक व्यक्ति को पूरे पावर्स दे दिए जाते हैं, पूरी शक्तियों का केंद्रीकरण हो जाता है, तो सचमुच उस राष्ट्र में स्वतंत्रता नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जब लोगों के अधिकारों का हनन हो जाएगा, लोग अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे, उनके सारे अधिकार किसी न किसी के द्वारा रौंद दिया जाएगा, तो फिर वो राष्ट्र कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि वहाँ पे लोग स्वतंत्रता महसूस नहीं करेंगे। तो आपको मैंने आज इस वीडियो में यह चैप्टर पढ़ाया। पहला चैप्टर जो था ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और इस अध्याय में आपको और भी उप अध्यायों को पढ़ना है। अभी तो हम लोगों ने केवल इसका मतलब परिचय जाना है, इसके परिचय के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन असल में जो अध्याय जो शुरू हो रहा है वो यहाँ से शुरू हो रहा है। और इसका जो पहला जो भाग है इस अध्याय का, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, जिसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आपको यह इतिहास का क्लास कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी चैप्टर के साथ, फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय, नमस्कार और धन्यवाद।